नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ जन अकेडमी के हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको जानकारी है, हम लोग आर ओ का जो आने वाला एग्ज़ाम है और यूपी पीसीएस के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है जो पूछे जा चुके हैं पिछले एग्ज़ाम में, और उनके आने की संभावना आगे भी जो है प्रबल संभावना है, उन सबको एक बार हम लोग देख रहे हैं। और आप लोग विश्वास रखिए कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लाए जाते हैं, इनमें से बहुत सारे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पैटर्न हमारे एग्ज़ाम का है, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे आर ओ हो, असल में इसमें होता ऐसा है कि जो नए क्वेश्चन बनने का बहुत कम प्रोसेस है। जो एग्जामिनर होते हैं वही पुराने क्वेश्चन को उलट पलट के जो है उन्हीं में थोड़ा सा इधर उधर करके आपके सामने ला देते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, जो है पुराने क्वेश्चन ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे आज जो हमारी टेस्ट सीरीज का अगला सेगमेंट है। तो इसमें देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए वो क्या है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। ये 10 जो है मिस्टेक से जो है टाइप हो गया, ये नहीं है, इसमें था एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। वित्तीय समावेशन से क्या समझते हैं आप लोग? वित्तीय समावेशन का मतलब है कि जो भी भारत के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं, और जो ग्रामीण आबादी, ऐसी ग्रामीण आबादी जो जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के जो भी लाभ हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं जो सरकारें देना चाहती हैं अपने नागरिकों को, वो नहीं दे पाती हैं, उन तक उनकी पहुंच नहीं है। तो इसको पहुंच को आसान बनाने के लिए बैंकों तक उनका रीच बहुत आवश्यक है। बैंकों की रीच उन लोगों तक, उन क्षेत्रों तक जो भी बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं, इसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स बैंकों के लिए जो आरबीआई है हमारा वो जारी करता है, जिसमें पीएसएल नॉर्म्स वगैरह होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें ये होता है कि लगभग आपको 25% या 30% जो भी शाखाएं हैं बैंकों की, जो ब्रांचेज हैं, वो आपको ग्रामीण या जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ आपको स्थापित करने पड़ेंगे। साथ ही जैसे कि जो आपके देखते हैं एटीएम खुलते हैं, तो बैंकों की कोई भी बैंक हो चाहता है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे अपनी सुविधाएं बढ़ाई जाएं, क्योंकि वहाँ पे रन ज़्यादा है बैंकों का, पैसों का लेन देन, जमा करना निकालना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा है। कैश का फ्लो अधिक होता है तुलनात्मक रूप से गाँव की अपेक्षा शहरों में। तो इसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो अपने समय समय पर कुछ जो है नॉर्म्स निकालते रहते हैं, जो आरबीआई के माध्यम से या गवर्नमेंट अपने उसमें, ताकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और पिछड़े हुए लोग हैं उनको लाभ मिल सके बैंकों का। तो उसी के तहत क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, अर्थात वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार, बिल्कुल सही है भाई। जो भी गरीब लोग हैं, क्या है, उन तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच जो है उनका विस्तार करना, ये है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वारा खोलना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी बिल्कुल सही है। जो है कि जो भी गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग है, उनकी संभावित समृद्धि, समृद्धि कब होगी उनमें? समृद्धि से तात्पर्य है कि इकोनॉमिक रूप से वो सक्षम हो सकें, जब उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो कब लाभ मिलेगा उनको? जब उनकी बैंक में खाता होगा, बैंकों में उनके पास अपना अकाउंट होगा, तो जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो डायरेक्ट उनके तक पहुंच पाएगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनके लिए बैंकों तक रीच होना आवश्यक है। तो क्या होगा, तभी उनकी संभावित समृद्धि के द्वार खुल सकेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। अधोसंरचना से तात्पर्य है कि जो भी बैंकिंग ब्रांचेज हैं, आपका जो एटीएम वगैरह जो सुविधाएं होती हैं, और भी जो नेट बैंकिंग वगैरह सुविधाएं हैं, इनको कम करना। कम करना, ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है ये, क्योंकि जब बैंकिंग सुविधाओं को आप कम करेंगे, उसको सिकोड़ेंगे, तो क्या होगा, इससे लोग वंचित होंगे और ज़्यादा।
तो क्या हो जाएगा, जो आंसर हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिलहाल अभी तक जो है वो सी। और नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो उद्देश्य है ही इसका, किसका, वित्तीय समावेशन का। कि जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, जो रिमोट एरियाज हैं भारत के, उन तक क्या करना है, उन तक सेवाओं का विस्तार करना है, जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा आंसर होगा सी। पूछा है कि उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है, तो ये तीनों उद्देश्य हैं, क्या क्या, वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना गरीब आबादी के बीच में, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। ये क्या है, जो वित्तीय समावेशन है, इनके उद्देश्य हैं ये, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या है हमारा, 2005 और 6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। असल में ऐसे शब्द इसमें आपको देखने को मिलेगा, भारत निर्माण। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पता होता है कि आखिर क्या पूछ लिया इसके बारे में, क्या है ये। तो अगर कॉमन सेंस है और थोड़ा सा आपके पास जो है रीजनल पावर है, तो उससे आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे पूछा है जैसे कि भारत निर्माण, क्योंकि भारत का निर्माण करना है, किसी भी चीज़ का निर्माण करना है तो क्या होना चाहिए, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको। तो उसी क्रम में ये भारत निर्माण कैसे होगा, तो क्या होगा उसमें, जैसे सड़क हो गया, बिजली, पानी, दूरसंचार कनेक्टिविटी, ठीक है ना, सिंचाई वगैरह ये सुविधाएं, चूँकि ग्रामीण आबादी 60-70% जहाँ पे आबादी हो वहाँ सिंचाई की सुविधाएं और कृषि पर निर्भरता हो, तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों से भारत का निर्माण होगा। उसमें ऑप्शन दे रखा है इसमें, ग्रामीण आवास बिल्कुल सही है, पेयजल ये भी सही है, ग्रामीण सड़क ये भी सही है। इसमें क्या है ना, जो स्वच्छता है, ग्रामीण ग्रामीण स्वच्छता, इसका ऑप्शन ये नहीं है। बेसिकली इसके जो 6 घटक हैं, ये 2005 में शुरू की गई थी। भारत निर्माण योजना कब हुई है शुरू, भारत निर्माण योजना इसमें 2005 में इसका जो है शुरुआत हुआ है, 2005 में शुरुआत की गई। मुख्यतः 6 घटक हैं इसमें, मुख्यतः 6 घटक। 6 घटक में क्या हो जाएगा हमारा, 3 तो यही हो जाएंगे हमारे, ग्रामीण आवास, दूसरा पेयजल, और तीसरा ग्रामीण सड़क। चौथा क्या हो जाएगा हमारा इसमें, सिंचाई। सिंचाई के बाद हमारा अगला 5वां हो जाएगा विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण। और लास्ट और 6 हमारा जो है इसमें वो क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा दूरसंचार कनेक्टिविटी, दूरसंचार कनेक्टिविटी। ये जो 6 पिलर हैं, इसके ऊपर ही क्या किया गया है, जो भारत निर्माण योजना है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था से क्या समझते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था से यह है कि जो भारत सरकार का जो राजस्व, जितनी भी आय है, उससे अधिक जो है खर्च करना। तो जब अधिक खर्च करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को, या जो भारत सरकार है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऋण लेना पड़ेगा। तो ऋण लेने के लिए क्या होते हैं, या तो आंतरिक स्रोत होगा या बाहर से ऋण लेना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पहले होता था, उस समय क्या होता है कि भारत सरकार जो है नोट छापती थी आरबीआई से कह के, क्या है, नोटों का निर्गमन, अर्थात आरबीआई नोट जो है नोट छापती थी कि जितना जो घाटे के रूप में जितना जो अतिरिक्त पैसा जो है खर्च करना है, उतना पैसा छाप के और मार्केट में आप उसको उतार देंगे जो है। तो जो भी योजनाएं वगैरह हैं वो क्रियान्वित की जा सकेंगी सरकार के द्वारा। लेकिन इससे क्या होता था कि इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो होता है मुद्रास्फीति के रूप में देखने को मिलेगा आपको। जब पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा, पैसा लोगों के पास अधिक होगा, तो क्या होगा,
कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिहाज से जब इस पर जो है अर्थशास्त्रियों ने ध्यान दिया, तो इसके बाद से क्या हुआ कि इसमें गवर्नमेंट अब क्या करती है कि जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड जारी करने लगी। अब क्या होता है, इसके बदले में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। और बॉन्ड जारी करते क्या करते हैं ये लोग, बॉन्ड बेचते हैं मार्केट में, खरीदने वाले लोग मिलेंगे, उस पर ब्याज देती है आरबीआई जो है। तो जो मार्केट से पैसा है वो क्या चला जाता है बैंक के पास में, और वो बैंक क्या है जो है गवर्नमेंट को पैसा अपना प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या होता है इसमें, करों में की कमी, प्रभाव पूछा है इसने कि वित्तीय की जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था है उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा करों की कमी। मजदूरी में बढ़ोतरी, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। क्या होगा कि सरकार अब अधिक खर्च करने जा रही है। अपनी योजनाएं जो भी राजकोषीय नीतियां होंगी वो सरकार की जो है, क्योंकि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति क्रियान्वित करती है गवर्नमेंट, और मौद्रिक नीति जो होती है वो किसके अंडर में आती है, आरबीआई के अंडर में। आरबीआई अपना मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करती है, जो आपका क्या है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति भी क्या करती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है ये। और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका क्या काम है, सरकार करती है राजकोषीय नीति के माध्यम से। राजकोषीय नीति के माध्यम से जो भी अपने मुद्रास्फीति वगैरह इसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या काम किया जाता है, वो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार करती है। और आरबीआई किसकी, मौद्रिक नीति की, जिसमें विभिन्न टूल्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स रेपो, रेपो रेट, बैंक दर, अभी देखेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे जो है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये हुआ था असल में 2008 में। कब हुआ था ये, अगस्त 2008 में को लॉन्च किया गया। असल में जो इसका उद्देश्य था कि जो भी भूमि है लोगों के पास में, उसमें पारदर्शिता हो, उसमें एक जो है पारदर्शिता के साथ साथ क्या हो कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, उसका आधुनिकीकरण करके जो भी डिजिटली रूप से उसको संरक्षित किया जाए, और जो भी योजनाएं हैं या कोई भी इस तरह का लाभ है जो लोग जनता तक पहुंचाना चाहिए जो है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे, कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग जिनको पात्र नहीं हैं उस किसी योजना के या किसी भी जो है लाभ मिलना चाहिए, उनको, ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है जो वास्तविक रूप से उसके हकदार होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके माध्यम से एक तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और दस्तावेजीकरण सुरक्षित हो और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए तो क्या किया, ये 2008 में अपने एक जो है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था, जो भी भूमि का रख रखाव है उसमें पारदर्शिता और पारदर्शिता के साथ साथ उसमें स्पष्टता लाना जो है, ताकि लोगों तक उसका लाभ जो है जो भी पहुंचाया जा सके। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। इंक्लूसिव ये है जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके माध्यम से क्या होता है कि इसका जो उद्देश्य था, इसका जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका जो है शुरुआत हुआ है वो मार्च 2009 में किया गया था। इसका कब हुआ, मार्च
2009 में शुरू की गई इस योजना को। इसका उद्देश्य था कि जो भी माध्यमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लोगों तक सार्वभौमिक रूप से पहुंचाया जा सके। इसके लिए क्या शुरू किया गया था, मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि जो गांव होते हैं, जो घर हैं, उन गांव से जो है जो माध्यमिक विद्यालय है उसकी दूरी निश्चित की जाए कि इतनी दूरी पर एक जो है माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि जो माध्यमिक शिक्षा है वो सभी तक पहुंच सके, सार्वभौमिक उनका सार्वभौमिकरण किया जा सके। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें थी वो ये थी कि जो आर्थिक सामाजिक समीकरण होते हैं बच्चों के बीच में, जो दूसरा लिंग आधारित जो भेदभाव होता है कि गांव में देखने को मिलता है कि जो लड़कों को पढ़ाते हैं माँ बाप, और लड़कियों को शिक्षा से जो है वंचित कर देते हैं। और तीसरी चीज़, जो विकलांग लोग होते हैं खास करके, तो उनको इसमें इंक्लूसिव करना। ये सब देखिए आप लोग, इंक्लूसिव मतलब लिंग को भी और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी क्योंकि होता क्या है ना कि डिसेबल्ड पर्सन जब आप सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम भी अलग नहीं हैं इन लोगों से, जो सामान्य लोग हैं वो हम वैसे ही हैं, अलग नहीं हैं। तो ये साथ में पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, ये जो सीख रहे हैं हम भी वही सीख रहे हैं जो है, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है लोगों के बीच में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका एक आयाम जो है, इसका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक आयाम के तहत क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना। इसी के अंदर जो है एक सब योजना के रूप में इसे शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी, साक्षर अभियान। साक्षर अभियान बेसिकली जुड़ा हुआ है ये प्रौढ़ शिक्षा से। किससे? प्रौढ़ शिक्षा से। असल में होता क्या है, गांव में आप लोग देखेंगे कि जो मतलब जो 15 से 20 साल या जो है कि जो प्रौढ़ लोग हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो साक्षर भारत अभियान लॉन्च किया गया इनके लिए। इसमें क्या था कि जो 15 वर्ष से अधिक आयु के जो भी लोग हैं उनको कार्यात्मक रूप से इसका लॉन्च किया गया 8 सितंबर 2009। कब हुआ इसका? 8 सितंबर 2009 को ये शुरू किया गया, घोषणा की गई इसकी। उद्देश्य क्या था इसका? कार्यात्मक रूप से कार्यात्मक रूप से 15 वर्ष या उससे अधिक, इससे अधिक के लोगों को साक्षर बनाना, साक्षर करना। वो कैसा? कार्यात्मक रूप से। क्या मतलब हुआ इसका? अर्थात ये लिखना पढ़ना जान जाए, अपना नाम सिग्नेचर वगैरह जो अपने होते हैं, कम से कम इतनी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से, इतनी मिनिमम जो नॉलेज है इनके पास में होना चाहिए। इसी उद्देश्य से क्या लॉन्च किया गया था? साक्षर भारत अभियान। तो ये जो योजनाएं वगैरह होती हैं, कई बार क्या होता है ना कि इसको बदल देगा, ऑप्शन को पूछ लेगा आपसे एग्जाम में जो है आने वाले जो है पेपर हैं। खासकर जो योजनाओं से रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं इन पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना है, इस पर कि कब लॉन्च हुई और उसका उद्देश्य क्या था। बेसिकली दो ही चीज़ें पूछता है जनरली। और सर्व शिक्षा अभियान, देखिए ये कब लॉन्च हुआ? ये हुआ था 2001-2 में। इसका उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। क्या था इसका उद्देश्य? प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करना, सार्वभौमिक बनाना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में कदम उठाया गया। और इसमें क्या है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ इसमें, कि जो प्राथमिक शिक्षा जो इसको क्या किया गया कि इसको मूल अधिकार में डाल दिया गया। तो ये भी इसी समय होता है, 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके माध्यम से इसको क्या किया गया? मूल अधिकार बना दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, माँ बाप उनको अनिवार्य रूप से जो है शिक्षा, तो ये भी इसी समय होता है। तो कब हुआ ये? 2001-2 में। और लास्ट हमारा है कौशल भारत योजना।
कौशल भारत योजना का उद्देश्य था कि भारत को जो युवा पीढ़ी है, तो होता क्या है ना कि भारत का जो युवा है उसको कैसे हम स्किल उसके अंदर कैसे आए जो है, ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए उसे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और वो सम्मानपूर्वक जीवन अपना जिए। इसको लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2015 को। कब किया गया इसे? 15 जुलाई 2015। और 2022 का जो आंकड़ा आया है, जो 2022 लास्ट तक का, इसमें लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों को क्या किया गया है, इसमें स्किल्ड किया गया है। कितना? 2022 लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों को क्या किया गया है, स्किल्ड जो है सिखाया गया है इनको। तो ये आपको लगभग चारों ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं, और जो इसका सही आंसर है वो क्या है? सी है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? असल में क्या है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं मिस्टेक की वजह से, तो इसका हम लोग देख चुके हैं पहले ही। आंसर क्या था इसमें? सी था। क्या था? बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। सिकोड़ना जो क्या हो जाएगा, ये वित्तीय समावेशन का नहीं बल्कि वित्तीय बहिष्करण का उदाहरण हो जाएगा कि वित्तीय रूप से लोगों को बहिष्कृत करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, जबकि बात हो रही है यहाँ पर समावेशन की। जब समावेशन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ये तीन ऑप्शन इसके सही हैं, ये बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? देखिए, बहुत सारी योजना क्या होता है कि गवर्नमेंट अलग अलग मंत्रालय हैं सभी की जो है, और वो अपने 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 जो ही मंत्रालय हैं, उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, उनके विकास के लिए जो भी कार्य होते हैं उनको देखते हैं वो। जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो ग्रामीण विकास के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, जो योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, उनका बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा, उनके लिए। इसी तरह से जो शहरी विकास के लिए भी शहरी विकास मंत्रालय आपका जो है बनाया गया है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि शहरी अधोसंरचना जो भी क्या है, अर्बन जो है स्ट्रक्चर है, जो है बेसिक स्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने के लिए उसके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, पूछ रहा है कौन सी नहीं है इसमें। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हृदय। हृदय हृदय योजना इसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्या? हृदय योजना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी ऐसे शहर जो बहुत ही विरासत को लिए हुए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही समृद्ध हैं, जिनकी संस्कृति और विरासत बहुत ही समृद्ध है अपने आप में, उनका परिरक्षण, संरक्षण और उनका संवर्धन कैसे किया जाए, इसके लिए जो योजना लॉन्च की गई, क्या नाम था उसका? हृदय योजना। तो हृदय योजना के तहत क्या हुआ, इसका 21 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया है। कब? 21 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा जो यूपी है उसमें हृदय टोटल शहर कितने हैं इसमें? 12। टोटल जो सिटी हैं वो हैं इसमें 12, जिसमें से 2 यूपी के हैं, एक तो वाराणसी और तुम्हारा दूसरा कौन सा है इसमें? मथुरा। कौन कौन से हैं? वाराणसी और मथुरा। ये 2 शहर जो हैं हमारे यूपी से हैं, किसमें? हृदय योजना में। इसका क्या उद्देश्य था कि जो सांस्कृतिक रूप से जो भी विरासत, जो ऐसे शहर जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहे हैं, जिनकी विरासत बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही समृद्ध है, उसको कैसे संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन किया जाए, इस हेतु इसका लाया गया था। स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना आपको मालूम होगा, क्योंकि पहले क्या था कि जो हमारा दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता, यही बहुत, मतलब इन्हीं का नाम लोग जानते थे कि ये बहुत ही विकसित और एक समृद्ध शहर के रूप में, या जो है जो स्मार्ट नगरों के उसके नाम में इनको जाना जाता था। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 2015 में क्या किया गया, स्मार्ट सिटी योजना को लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। कब है इसका स्टार्ट डेट? ये पूछता है। 25 जून 2015। 2015 का साल जो है ना, बहुत ही योजना लॉन्च की गई, बहुत सारी योजनाएं।
तो 25 जून 2015 को क्या हुआ, स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई। इसमें क्या प्रावधान था कि देश में 100 स्मार्ट सिटी डेवलप किए जाएं। विभिन्न राज्यों से कुछ मानक तैयार किए गए, उनके आधार पर शहरों का चयन किया गया, और जो कि हमारा यूपी है उससे लगभग 10 शहरों का जो है चयन किया गया। 10 शहर शुरुआत में किए गए थे, हालांकि अभी उसमें वृद्धि हुई है, तो 13 या 14 शहर उसमें शामिल हैं, देखना पड़ेगा। तो जो शुरुआती फेज में जो हुआ इसमें, तो उसमें टोटल 10 शहर हमारे यूपी के भी लिए गए थे इसमें। अच्छा, ये पूछता है कि राज्य सरकार ने भी अपने कुछ स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है यूपी सरकार ने। तो 10 शहर तो वो थे, और 7 शहरों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने आप में स्मार्ट करने के लिए कदम उठाया है। तो 7 शहर जो हैं ये थे हमारे राज्य सरकार के। राज्य सरकार ने कहा कि 7 शहरों को हम, क्योंकि टोटल 17 नगर निगम जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो लगभग इन सबको कवर करने के लिए जो बचे हुए थे वो यूपी गवर्नमेंट ने इसमें, हालांकि बाद में जो स्मार्ट सिटी 10 थी वो बढ़ाई गई हैं, और वैसे पहले जो तमिलनाडु है उसका पहला स्थान था, लेकिन आज यूपी का शायद पहले स्थान पर जो स्मार्ट सिटी के मामले में जो चयन किया गया सर्वाधिक, वो कहाँ, यूपी से हैं। उसके बाद फिर आपका 12 जो लगभग शहर तमिलनाडु से आते हैं, और 10 के आसपास महाराष्ट्र से हैं। तो ये स्मार्ट सिटी डिजिटल भारत योजना, क्या है ये, डिजिटल भारत योजना, इसका क्या काम था, इसका काम था कि जो सरकारी जो भी विभाग हैं, अपने मंत्रालय हैं, जो भी उनकी कार्यशैली है उनका डिजिटलीकरण किया जाए। इससे क्या होगा कि जो लोगों को लाभ होते हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा लोगों तक पहुंच सके। जो ह्यूमन कांटेक्ट है, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम किया जाए, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि जब लोग जाते हैं कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास में, तो उनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, और घूस वगैरह, भ्रष्टाचार जैसे मामले आपको देखने को मिलते हैं। इसी को कम करने के उद्देश्य से, और क्या हो, सेवाओं की फास्ट डिलीवरी, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे जो है चीज़ें, तो क्या होगा, उसमें एक मानक होगा और चीज़ें फास्ट होंगी। ह्यूमन का क्या है, कोई उन्होंने कहा चलो आज नहीं कल करेंगे, जो है कभी कोई छुट्टी पे चला गया, किसी का कोई काम आ गया, तो उस तरीके से चीज़ें, तो डिजिटल रूप से करने में क्या होगा, थोड़ा आसानी होगी और चीज़ें फास्ट तरीके से होंगी, जल्दी जो है काम होगा। तो इसी के उद्देश्य से कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो कॉन्टैक्ट है उसको कम किया जाए, कम से कम जो है। इसके लिए 1 जुलाई 2015 को, कब, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल भारत योजना को लॉन्च किया गया। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। इसका उद्देश्य किसी शहर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हृदय भी हमने देखा किससे जुड़े हुए हैं, शहरों में। जो कैसे शहर जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं उनका परिरक्षण करना, संरक्षण, उनको समृद्धि के लिए काम करना। स्मार्ट सिटी क्या है, ये भी शहरों से जुड़े हुए हैं। स्मार्ट नगरों का कैसे विकास किया जाए जहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं हों, सारी चीज़ें। डिजिटल भारत क्या है, ये भी लगभग डिजिटलीकरण करना जो है। तो ये सब शहरों से जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन है ना, ये तुम्हारा पूरे भारत को दर्शाता है, ना कि केवल शहरों को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। और स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ था ये, 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी की जयंती पर। इसका जो उद्देश्य था कि जो 150वीं जयंती होगी महात्मा गांधी की, लगभग 2019 में पड़ेगी जो, तो उस तक भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना। स्वच्छ के मामले में सबसे जो टारगेट दिया गया कि उसको ओपन डेफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच से मुक्त बनाना। क्या होता है, ओडीएफ। ओडीएफ, ओडीएफ का मतलब हिंदी में हो जाएगा खुले में शौच से मुक्त करना। इसके लिए क्या हुआ, बृहद पैमाने पर सरकार द्वारा शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो हमने सारे जो जितने भी ऑप्शन थे सभी योजनाओं को देखा, कब इसका लॉन्च हुआ और क्या क्या इनके प्रावधान थे। वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, लेकिन हम लोग को देखना है जो वर्तमान में जो है
वित्त आयोग बनाया गया है। तो कौन सा अभी वर्तमान में बना है? वो बना है 16वां वित्त आयोग। 16 वित्त आयोग का गठन जो है किया जा रहा है, जो अपनी रिपोर्ट अगले साल तक जो है सबमिट कर देगा। और 25 से लेके 30 तक जो है जिसकी जो सिफारिशें होंगी वो कब कब तक के लिए आएंगी? 2025 से 30 की जो अवधि है, इसके लिए जो भी 16 वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है जो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, क्या है उनका नाम? श्री अरविंद पनगड़िया जी को। क्या कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया। इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। असल में जो वित्त आयोग होता है वो क्या है? एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल, कहाँ इसका उल्लेख है? आर्टिकल 280 में, ठीक है ना। कैसा है ये? संवैधानिक संस्था है। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। आपको दे देगा बहुत सारे आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ठीक है ना, और इस तरह से और भी जो है कैग दे देगा मान लो कोई, तो इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, क्योंकि इसका जो जिक्र होता है वो कहाँ? 200 आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। तो पहले वो थे फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष ये कौन थे? इनका नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी। असल प्रश्न पूछा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम, तो इनका जो नाम था वो क्या था? YV रेड्डी। जो तत्कालीन 14वें वित्त आयोग के रहे होंगे, उनका क्या नाम था? YV रेड्डी। लेकिन हम लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। असल में वित्त आयोग 5 सदस्यीय वो आयोग होता है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो भी विभिन्न मामलों की जानकार या जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उनकी योग्यता की समकक्ष होना चाहिए, या फिर विभिन्न मामलों की जानकार उनको जो सदस्य होते हैं उनके लिए। और हमारे जो सी रंगराजन जी हैं, ये थे हमारे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये कौन थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना। और 15वें वित्त आयोग बचा, 15वां और देख लेते हैं कौन है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष ये कौन थे? ये थे NK सिंह। कौन थे? NK सिंह। तो हमने देखा कि पहले जो वित्त आयोग थे उनके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 14 में YV रेड्डी, 15 में NK सिंह, और जो वर्तमान में जो गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? श्री अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो लगभग इसमें जितनी भी चीज़ें थी हम लोग देख चुके हैं सारी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देखिए वर्तमान में जो उत्पादक और निर्यातक, उत्पादन में कौन सा है? चाइना है जो प्रथम स्थान पे है, जो लगभग 24 लाख टन चाय का उत्पादन करता है, जो है तो 24 का आंकड़ा है। तो और उत्पादन और निर्यात दोनों में भी चीन ही है आगे। अगर परसेंटेज पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है अपने कुल उत्पादन का सर्वाधिक जो है प्रतिशत के रूप में कौन निर्यात करता है, तो वो श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका का जितना उत्पादन है उसका लगभग 95% से ज़्यादा ये क्या है? निर्यात कर देता है। लेकिन हमारा आंसर इसमें बी है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय राज्य योगदान 75%, एकदम सही है। राज्य योगदान 25% है, ये गड़बड़ है इसमें। असल में है क्या ना, ये जो है इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन, इसमें एक शब्द है सैनिटेशन, इस पर हम लोग को ध्यान देना है बहुत ही अच्छे से। अर्थात सफाई, सैनिटेशन,
होता क्या था ना कि जो पहले जो भी मानव गंदगी होती थी, मानव मल होता था, उसको साफ करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो है ह्यूमन लगाए जाते थे, मानव का उसमें मानव कार्य जो है संलग्न रहता था। तो गौरव इससे क्या होता है, बहुत बृहद पैमाने पे मौतें होती थी जो है। और सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ता है वो उनकी मनोवृत्ति पे, उन लोगों की जो मनोदशा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस पर जो है बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का जो है। सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए क्या किया, एक योजना लॉन्च की। इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन। इसमें यह था कि जो हाथ से मैला धोने की जो प्रथा थी, इसको बंद करके जो है मैन मेड से क्या किया गया, उसे जो आधुनिक टॉयलेट होते हैं उनको लॉन्च किया गया इनके स्थान पर जो है। और इसके लिए क्या किया गया कि जो केंद्र सरकार है उसने कहा कि जो 75% टोटल खर्च होगा इस योजना के लिए वो हम देंगे, और 15% किसे देना होगा, राज्य सरकार देगी, और 10% जो है जो लाभार्थी होगा इसका वो देगा कितना, 10%। तो लाभार्थी के लिए कितना है इसमें, 10%। राज्य कितना देगा इसमें, 15%। और केंद्रीय दिया ही है इसमें, केंद्रीय योगदान है, केंद्रीय राज्य नहीं होगा। केंद्रीय योगदान 75%। तो 1 और 2 हमारे इसमें सही हैं, लेकिन राज्य योगदान 25 नहीं है, कितना है, 15 है। और 10% जो बचा हुआ वो कौन देगा, लाभार्थी स्वयं देगा। तो इसमें जो सही है लगभग 1 और 2, केवल यही हो रहा है, जो ए आंसर दिख नहीं रहा है इसमें। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो केवल 1 और 2, ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। देख चुके हैं, स्वच्छ भारत मिशन नहीं है ये। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। अभी हाल हम लोग देखा ना कौन थे, YB रेड्डी। और 16वें वित्त आयोग के कौन थे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी। देखिए क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों के विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देश की रैंकिंग से मिलान करें। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है बहुत। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए, अगर आपको ये भारत के बारे में पता है तो लगभग आप इनको निकाल सकते हैं जो है। वो केरल का क्या है इसमें, केरल का मालदीव। उत्तर प्रदेश इसमें पाकिस्तान। तो क्या हो जाएगा, C का 2, A का 4। और गुजरात किसके उसमें है, गुजरात हमारा हो जाएगा हॉन्डुरास। और महाराष्ट्र हमारा दक्षिण अफ्रीका। अर्थात ये है कि जो मानव विकास सूचकांक में जो राज्यों का स्थान है जिस बढ़ते क्रम में, उसी क्रम में इन्होंने क्या किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, बाहर के देश हैं, अन्य देश हैं, उनको बढ़ते क्रम में रखा हुआ है। तो आपको मिलाने के लिए दे रखा है ये। तो ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया कि ताकि आपको जानकारी हो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये, है तो करंट का, इसमें डाला इसीलिए है ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाएं जो आने वाले एग्जाम हैं, कि इस तरह से पूछ सकते हैं। जब आप लोग पढ़ें जो भी कोई भी रैंकिंग होती है तो कम से कम राज्य स्टेट के बारे में उसमें एक बार नज़र मारें। आपको मालूम हो केरल क्या होगा इसमें, लगभग सीधी सी बात है कि अच्छा प्रदर्शन करते ही है। केरल हुआ, गुजरात हुआ जो है। यूपी क्या होता है, यूपी बहुत पीछे होता है। अगर आपको ये कॉमन सेंस भी है तो इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाकिस्तान जो मानव विकास है उसमें कैसे होगा, सबसे पीछे होगा, सीधी सी बात है। तो यूपी बिहार जैसे होता है वैसे क्या होगा इसमें, पाकिस्तान। तो अगर ये भी आप जोड़ लेते हैं इनको दोनों को तो क्या हो जाएगा आंसर, C का 2, ये मिल गया आपको। और महाराष्ट्र भी ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं होता उसमें, दक्षिण अफ्रीका इसमें जैसे कि है। तो इसमें क्या हो जाएगा, D का 1। तो आपका B आंसर इसमें आराम से निकल आएगा अगर स्टेट के बारे में आपको जानकारी रही होगी इस समय जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। असल में जो पृथ्वी है हमारी, जैसे ये सूर्य है और ये जो है इसका परिक्रमण
कक्षा है किसकी, पृथ्वी की, और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है ना अपने उस पर, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और इसी क्रम में ये अपना परिक्रमण कर रही है किसका, सूर्य का चारों ओर, और अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक अपना घूर्णन भी करती है पूर्ण रूप से। तो ये जो झुकाव है ना इसका, ये किसके लिए उत्तरदायी है, ये पूछ रहा है, सदा झुकी होती है। तो आंसर तो हमारा मिल गया ये डी, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। क्योंकि 23.5 डिग्री पर झुके होने की वजह से ही जो मौसमिक परिवर्तन होता है मौसम में, सर्दी गर्मी वाला, वो इसी की देन है। देखिए अभी जो ये समय है ना, ये मार्च का समय है, ये मार्च हो जाएगा, ये जून हो जाएगा, ये हो जाएगा सितंबर, ये हो जाएगा हमारा दिसंबर। तो इस समय क्या होगा कि जो ये वाला हिस्सा है, अर्थात दक्षिणी भाग है जो, अभी इस समय क्या है कि यहाँ से दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में जो दक्षिण गोलार्ध है, दक्षिण हेमीस्फीयर है, दक्षिणी जो है, उसमें दिन बड़े होंगे, वहाँ गर्मी होगी। लेकिन मार्च के बाद से सिचुएशन बदल जाएगी। क्यों? उसकी वजह है कि जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है ना पृथ्वी, उसी की वजह से ये मौसमी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा कि जो सूर्य किरणें हैं इस हिस्से में ज़्यादा पड़ेंगी, मकर रेखा वाला जो वो है रीजन है। तो जो नॉर्थ हेमीस्फीयर है इसमें क्या होगा, दिन बड़े होंगे, गर्मी होगी ज़्यादा। तो जो मौसमिक परिवर्तन होता है वो जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से ही उसी उत्तरदायी है ये, ठीक है ना। इसके लिए है उत्तरदायी है जो मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बरसात वगैरह जो हम लोग देखते हैं दोनों गोलार्धों में अलग अलग। जैसे कि अभी ये महीना क्या, जो बारिश का समय चल रहा है, तो आने वाले समय में जो सर्दी आएगी जो है, तो जो दक्षिणी हिस्सा होगा हमारी पृथ्वी का, जो ऑस्ट्रेलिया साइड जाएँ अगर हम लोग, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। तो उल्टा चलता रहता है ये। आंसर हमारा इसमें हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ये बात कर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून की। मानसून का आगमन हो चुका है, जैसा कि हम लोग को मालूम है। 1 जून को केरल तट पर मानसून पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ता जाता है। तो कोलकाता, कोलकाता क्या है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, वहाँ से इंटर करता है, तो इसको पानी प्राप्त होता है। मंगलौर भी लगभग वही है, दिल्ली को मिलता ही है पानी जो है, बारिश से वो हो रही है दिल्ली में आजकल जो है। तो जो कौन सा है जो नहीं पहुँच पाता, चेन्नई। चेन्नई दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है, उसकी वजह है क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, तो जब मानसून आता है यहाँ से नीचे केरल से प्रवेश करता है, तो ये क्या है कि जो अपतटीय क्षेत्र में पड़ जाता है ये। क्योंकि अगर देखें हम लोग भारत का मैप जो कोई इस तरह से होता है, तो मानसून चल रहा है इस तरफ से ऐसे, और चेन्नई लगभग इधर पे है हमारा। तो जो बारिश लिए रहती हैं हवाएं, वो इस यहाँ तक अपना पानी गिरा देती हैं लगभग जो है, तो इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवाएं शुष्क हो जाती हैं। लेकिन जब सितंबर के महीने में राजस्थान से मानसून वापस होना शुरू कर देता है ये, और यहाँ आता है चेन्नई में, कब जो है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। कब? अक्टूबर नवंबर में। तो सर्वाधिक बारिश जो तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है दक्षिण भारत का, तो सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है वो लौटते हुए मानसून से, अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। मानसून जब क्या है, यही मानसून जो लौट के आने लगता है, तो उसका नामकरण क्या कर दिया गया, जो भी भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा, क्या, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक बारिश होती है हमारे तमिलनाडु, जो कि चेन्नई भी यहीं से प्राप्त करता है, किससे, उत्तर पूर्वी मानसून से। अच्छा, एक नाम और दे सकता है यहाँ पे कि लौटते हुए मानसून से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा इसमें, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ बांधों के नाम दिए हैं और नदियों के नाम दिए हैं। तो ज्योग्राफी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये,
कि बांध से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक आध सहायक नदियाँ हो गई उसकी, वो कहाँ से उद्गम है, कहाँ उनका जो है निवर्तन होता है नदियों का, ये भी पूछता है बहुत। तो सरदार सरोवर बांध, जैसा कि मालूम हो कहाँ पे है, नर्मदा नदी में, नर्मदा पर ही है ये, ठीक है ना। और तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। तो तिलैया बांध है ना, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये जो शायद बराकर नदी पर है, कहाँ है, बराकर नदी। और ये कहाँ पर है, बराकर नदी है जो है झारखंड में पड़ती है हमारे, कहाँ पर, झारखंड में। और लगभग सही है सारे, गांधी सागर चंबल पर ही है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर ही ये बांध बनाया गया है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए इसमें, बी। तिलैया बांध कहाँ पर है, बराकर नदी पर है, ना कि कोनार पर। चलते नेक्स्ट। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से, क्योंकि हम लोग देखेंगे मैप वाले हिस्से में इसमें जाएंगे अगर, तो जो पश्चिमी तटीय जो मैदान है ये वाला हिस्सा, और इसको विभिन्न नाम दिए गए हैं इसमें। तो जो महाराष्ट्र और गोवा का हिस्सा है जो यहाँ पे, इसको बोला गया है कोंकण तट। क्या है इसका, कोंकण तट। बीच वाला जो कर्नाटक वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कर्नाटक तट ही इसका नाम दिया गया है, या फिर कनारा या करावली, कर्नाटक भी बोलते हैं, कनारा भी बोलते हैं, और करावली भी बोलते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है इसको कर्नाटक वाला रीजन, और जो नीचे है अर्थात केरल का हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, सबसे नीचे मालाबार तट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये पूछता है क्या है ये, मालाबार, मालाबार तट। और तमिलनाडु के साइड में जाएंगे तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या है इसका नाम, कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, एपी अर्थात आंध्र प्रदेश को बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। इसमें आंध्र प्रदेश और दक्षिणी जो उड़ीसा है हमारा, कुछ हिस्सा उसका ही पड़ जाएगा। दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। और जो उड़ीसा वाला हिस्सा और पश्चिम बंगाल, इसको बोलते हैं हम लोग उत्कल तट। क्या नाम है इसका, उत्कल तट। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो उड़ीसा का प्राचीन नाम है ना वो उत्कल ही है। ट्रेन भी चलती है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, इसके नाम पर। कलिंगा जो है राजधानी उस समय उड़ीसा जो साम्राज्य था उसकी, कलिंग को किसने जीता था, अशोक ने, कलिंग के युद्ध में। तो उत्कल तट क्या है, उड़ीसा की जो समुद्री भाग लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उत्कल तट। तो मुख्यतः कितने हैं, ये 6 तट हैं, इनको याद होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में, दक्षिण से उत्तर के क्रम में, ये पूछ लेता है बहुत सारे एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कोंकण तट। हमारा आंसर सी हो जाएगा। बाकी इनके बारे में हमने डिटेल में देखा है मैप के द्वारा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, तातीपाका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। असम में भी है, नुमालीगढ़, गुवाहाटी, ठीक है ना। अलग अलग जो है कौन कौन से हैं, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, गुवाहाटी, दिग्बोई, ये कहाँ के हैं, असम के बहुत फेमस तेल शोधन क्षेत्र हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है मथुरा। आप जाएंगे अगर ट्रेन से, तो आपको ट्रेन से बैठने पे जो ही साइड में दिखेगा आपको बहुत सारा धुआं निकलता हुआ, बड़ा सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वहाँ पे। तो मथुरा रीजन में आपको उत्तर प्रदेश में एकमात्र है। कर्नाटक में कोई नहीं है, और बिहार में भी बरौनी जैसी जगह, अलग अलग स्टेट के। तो हमने पूछा किस में है, तातीपाका पूछा गया हमसे, तो क्या है ये, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि हमारा आंसर डी सही है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये पूछता प्रायद्वीप की, प्रायद्वीप अर्थात दक्षिणी भारत का जो हिस्सा पड़ता है विंध्य के नीचे वाला, इसको पूरा प्रायद्वीप की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन सी है, अनाईमुड़ी सर्वाधिक चोटी है,
कौन सी? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2694। कितना? 2694 मीटर। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी साउथ की या कहें प्रायद्वीप की, तो वो होती है दोदा बेट्टा। ये कहाँ पर है? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं हमारी, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही अवस्थित है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक, तो ये दो चोटियाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, हमको याद होना चाहिए कितना है? 2694 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? ये पूछ रहा है कि नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होती है किस राज्य में वो सर्वाधिक है। तो क्षेत्र पूछा है इसमें, देखिए भूमि क्षेत्र की बात हो रही है, अर्थात क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है ये। अगर परसेंटेज की बात में करता है कि सर्वाधिक प्रतिशत जो है नलकूपों द्वारा भूमि क्षेत्र का जो है प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो क्या हो जाता है हमारा? पंजाब होता वो, क्योंकि पंजाब में 90 से ज़्यादा परसेंट जो है जो कुल सिंचित भूमि है उसमें इसके द्वारा होती है, नलकूपों के द्वारा। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो कि बड़ा स्टेट है और कृषि भी व्यापक पैमाने पर की जाती है। हालांकि परसेंट कम ही है इसमें, 48% के आसपास आता है। और ये जो पंजाब है इसमें 90+ लगभग है, इसमें 90 के। बाकी बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तीनों में 50 से कम ही है, 50% से ज़्यादा इसमें नलकूपों द्वारा सिंचित नहीं है। क्योंकि क्षेत्र की बात कर रहा है ये, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हमारा आंसर इसमें होना चाहिए क्या? सी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये पूछ रहा है कि कुछ खनिज दे रखा है और कहाँ से वो खनिज पाए जाते हैं, कहाँ से उनका उत्खनन होता है व्यापक पैमाने पर जो पाए गए हैं वो दे रहा है इसमें। तो देखिए मकूम, मकूम कहाँ पर है? ये असम में पड़ता है असल में। तो मकूम किसके लिए है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये। डल्ली राजहरा ये लोहा इसके लिए छत्तीसगढ़ में है ये। कोरापुट उड़ीसा में है ये। कहाँ पर है? उड़ीसा। ये किसके लिए है? ये बॉक्साइट के लिए है। और चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। ठीक है ना? तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा, कौन सा है इसमें? आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, हम लोग देख चुके हैं कौन सी थी? अनाईमुड़ी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेट्टा। चलिए नेक्स्ट जो है, किस राज्य में नलकूपों द्वारा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर हालांकि क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे, 70% से अधिक कॉफ़ी जो है अकेले पैदा करता है, तो वो कौन सा स्टेट है हमारा? कर्नाटक है वो, जो कि 70% से अधिक जो है कॉफ़ी उत्पादन करता है जो है। बाकी केरल का उसके बाद नाम आता है, केरल, तमिलनाडु उसके बाद है ये सारे स्टेट। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस क्रम में आते हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है हमारा? किनकी ये औद्योगिक क्षेत्र हैं जो भी बाहर के देश हैं, इनके जो बहुत महत्वपूर्ण उद्योग वहाँ स्थापित हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, वही दे रखा है इसमें। किनकी कहाँ का है? ये जापान का है किनकी। कैंटन चाइना फेमस है। लॉरेन जो है ना ये फ्रांस का है, और लौह अयस्क के लिए जो है जाना जाता है लॉरेन क्षेत्र, तो बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट क्वालिटी का जो है। और बेलो हॉरिज़ॉन्टले ये है हमारे ब्राज़ील का। तो आंसर देखिए क्या होगा इसमें? ए का 2 आया और बी का 1। ए का 2, बी का 1 दोनों में है, ये बी में। अब देखना है लॉरेन, सी का 4, अर्थात आंसर हमारा ये सही है इसमें। ठीक है ना? लॉरेन क्षेत्र किसके लिए है? लोहा इसके लिए फेमस है। घास के मैदान और महाद्वीप, किस महाद्वीप में घास के मैदानों के नाम अलग अलग हैं जो है?
तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। जैसे कि हमारा बेल्ट, स्टेपी, प्रेरी जो होता है ना, ये हमारा उत्तरी अमेरिका में है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और जो अमेरिका है दोनों में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। स्टेपी होता है यूरोप, यूरोप और एशिया जो है, क्योंकि जो रूस का वाला भाग है वो भी एशिया में आता है, तो इन दोनों में संयुक्त रूप से यूरोपीय जो होते महाद्वीप है, यूरेशिया बोलते हैं इसको मिला के दोनों को। वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेपी, क्योंकि यूरेशिया नहीं तो यूरोप इसमें हमारा आंसर इसमें। तो एक बी का 3 हो जाएगा, और सी का क्या है इसमें 1, बी का 3, सी का 1, आंसर हो जाएगा हमारा ए। 2 से ही निकल आ रहा है। ए का लानोज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। तो कोलंबिया है बेसिकली, कोलंबिया में घास का जो मैदान पाया जाता है उसे बोलते हैं लानोज, ठीक है ना। और बेल्ट बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, अर्थात डी का 2। बेल्ट जो होता है दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं उन्हें बेल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, कौन है वो, कर्नाटक। हम लोग देख चुके हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हम देख ही चुके हैं लगभग, इनकी कैंटेन लॉरेन फ्रांस, यही था ये वाला इसमें। तो क्वेश्चन क्या है ना, बहुत रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चन जो है गलती की वजह से। अच्छा, ये क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। असल में है क्या कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र रहा है, क्योंकि हिमालय क्या है, चारों ढके हुए है इसको, हिंदू कुश से लेकर यहाँ आप जाएंगे अरुणाचल तक, पूरा एक प्राकृतिक सुरक्षा देता है जो हिमालय है भारत के लिए। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे दर्रों का निर्माण हुआ है। दर्रे अर्थात एक रास्ता है वहाँ से आवागमन के लिए, जो कि हिमानियों द्वारा निर्मित हुए हैं, बहुत जो है घाटियों जो रही हैं उसमें। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि लेह जाने के लिए रास्ता निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर जाता है। श्रीनगर से लेकर लेह के बीच में जो जोड़ता है उसका नाम क्या है, जोजिला। जोजिला दर्रे किसको जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को, ठीक। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जोड़ता है हमारा जम्मू को श्रीनगर से। ये कहाँ पर है, बनिहाल जो है पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, ये जो हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है उसको काटता है, और किसको जोड़ता है, ये जम्मू से श्रीनगर के बीच में रास्ता देता है जो है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला कहाँ पर है, ये हिमाचल में है, ये जो कि चाइना, चीन के लिए रास्ता देता है। और यहाँ से व्यापार का आना जाना जो है, बहुत सारा व्यापार कहाँ से होता है, हमारा सिपकिला दर्रे से होता है। चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी बेसिकली क्या है ना कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है और हमारा सिक्किम या कहें कि जो भूटान है, दोनों को मिला लीजिए, तो इसको जोड़ता है। ये किसको, तिब्बत, तिब्बत से सिक्किम को, इसको जो है कौन जोड़ता है, चुम्बी घाटी। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, जोजिला, अर्थात ये आंसर हमारा सही है। फिर से क्वेश्चन वही है, रिपीट है, इसमें क्या है, जोजिला ही है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जनजाति बुशमैन कहाँ पर है, एनु बहु, बहु नहीं है, बद्दू नाम इसका सही क्या है, बद्दू, बहु नाम नहीं है, मिस्टेक से छप गया है। क्रिएच कहाँ की है, मध्य एशिया। बुशमैन कालाहारी, एनु जापान, और बद्दू कहाँ की है, अरब की जो है। तो ए का 4 और ए का 3, बी का 4, आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी। और सी का 1 जापान, क्या है इसमें, सी आंसर हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट, लेह किस से होकर लेह जाने का रास्ता है, बताया भी कहाँ है, जोजिला। चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। होता क्या है ना कि भारत में जो चट्टानों का या जो विकास हुआ है, एक क्रम में हुआ है। किस क्रम में हुआ है, देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे पुरानी है वो कौन सी है, आर्कियन,
आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में सर्वाधिक पुरानी चट्टानें जो है मानी गई हैं। तो उसके बाद आता है धारवाड़, फिर आता है कुड़प्पा, फिर आता है विंध्य, गोंडवाना, और लास्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, दक्कन ट्रैप। क्या है, दक्कन ट्रैप। इस क्रम में जो है भारत में जो है विकास हुआ है, किसका, चट्टानों का विकास हुआ, चट्टान प्रणाली का। पूछ रहा है इसमें सबसे नवीनतम कौन सी है, तो सबसे नवीनतम क्या है, सबसे जो बाद में डेवलप हुई है या सबसे हाल की है, वो है दक्कन ट्रैप। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्या है हमारा, गोंडवाना। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बंदरगाह दे रखे हैं और पूछा है कि कहाँ पे ये सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें। रॉटरडम नीदरलैंड बिल्कुल सही है। इगाकी, इगाकी ये चीन में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये है रूस में। मॉन्टेविडियो उरुग्वे एकदम सही है। जकार्ता इंडोनेशिया, जानते होंगे इंडोनेशिया जो है जकार्ता। चलते हैं नेक्स्ट। माणा उत्तराखंड, ये दर्रे हैं, पर्वतीय दर्रे, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, वो राज्य दिए गए हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं हमको मिलाना है। माणा कहाँ पर है, उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम। जोजिला अभी देखे थे हम लोग, जम्मू कश्मीर। किसको जोड़ रहा था ये, श्रीनगर से लेह को जोड़ रहा था जोजिला। और एक और देखे थे जोजिला, और कौन सा था एक जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ रहा था, पीर पंजाल श्रेणी में था जो। सिक्की का दर्रा जो है ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो मिलान हमारा हो गया, देखें कौन सा है। ए का 4, ए का 4 दोनों में है। बी का 1, बी का 1 सी, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी का 2 और डी का 3, आंसर क्या है हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ झीलों के नाम दे रखे हैं और क्या दे रखा है, इनको क्या करना है, उनके घटते हुए क्रम में देखना है, जो है कि सबसे बड़ी कौन सी झील है, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो है कौन सी झील आएगी, इसको दे रखा है इसमें। तो जो सबसे बड़ी झील इसमें है ना, वो क्या है, लेक सुपीरियर है वो। इसका क्षेत्रफल लगभग 86,000 कुछ जो है, 86,500 के समथिंग जो है किलोमीटर स्क्वायर में जो है आता है। उसके बाद है विक्टोरिया, विक्टोरिया का समथिंग 79,500 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आती है लेक बेकाल, इसका 31,500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। और सबसे कम जिसका है वो 31,080 किलोमीटर स्क्वायर ग्रेट बैरियर का है। तो इस क्रम में देखिए 4 3 2 1 सबसे बड़ी ये, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद बैकाल और लास्ट में ग्रेट बैरियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 2 1, अर्थात ए आंसर हो जाएगा। नीलांग घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। नीलांग घाटी कहाँ पर है, असल में ये जो घाटी है, जब 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ तो इसको पर्यटन के लिए बंद कर दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में 2015 से हालांकि चालू है, पर्यटक जो जाते हैं घूमने के लिए। और गंगोत्री जो नेशनल पार्क है ना, कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क, उसका ही हिस्सा है कौन, नीलांग घाटी। गंगोत्री नेशनल पार्क में ही ये पड़ती है, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फोर आल्स एकदम सही है। बोरा, बोरा पोलैंड में नहीं है ये। मिस्टल राइन नदी सही है। हमसिन मिस्र, ये भी सही है। राइन नहीं है ये क्या है, रोन है ये, रोन, इसमें मिस्टेक हुआ है।
क्या है, रोन घाटी। जो बोरा जो हवा है ये चलती हैं कहाँ पर, उत्तरी इटली में चलती हैं ये, ना कि पोलैंड में। कहाँ पर, उत्तरी इटली, ना कि पोलैंड में। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी। पूछा है सुमेलित नहीं है, तो बोरा कहाँ पे है, उत्तरी इटली में, ना कि पोलैंड में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं, राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कितने दिन तक, 14 दिन तक। ये प्रावधान है इसमें असल में, आर्टिकल 105 सब क्लॉज 4। कहाँ पर, 105, आर्टिकल 105 सब क्लॉज 5 में क्या है, प्रावधान है कि यदि जो धन विधेयक है राज्यसभा में, चूंकि धन विधेयक जब विशेष तौर पर लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा की इसमें बहुत ही अल्प भूमिका है, नगण्य कह सकते हैं, इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है इसको। लेकिन पटल पर रखा जाता है राज्यसभा के में, उस पर भी जो है डिस्कस करते हैं वो, और जो उसमें उनके सुझाव होते हैं वो लोकसभा को सुझाते हैं या उसमें अपना रखते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए। अब ये मर्जी किसकी है, लोकसभा की है, वो माने या ना माने उसकी स्वतंत्र है इस मामले में। लेकिन एक प्रावधान और है इस आर्टिकल में 105 में, यदि 14 दिन तक इसने कोई कार्रवाई नहीं की धन विधेयक पर, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो अनुमति मिल गई है उसको, राज्यसभा ने अनुमति दे दी है अपनी। मतलब अनिवार्य रूप से पारित करना जो है राज्यसभा के लिए आवश्यक नहीं माना गया है, किसके, धन विधेयक के मामले में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। और कितना समय है इसमें, 14 दिन का टाइम दिया गया है इसे। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। किसी जाति को जनजाति या जनजाति में रखना है, अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स में या शेड्यूल्ड कास्ट में रखना है। इसकी जो है पावर किसके पास है, ये संविधान में किसको दी गई है ये पावर। तो आंसर हमारा आता है किसको दी गई है, भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, ठीक है ना, कि वो किसी जाति जनजाति को किस में रखे। आर्टिकल जो 341 है, आर्टिकल 341 राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति के बारे में शक्ति देता है, किससे अनुसूचित जाति घोषित किया जाए या ना किया जाए। कौन सा आर्टिकल है वो पूछ सकता है, आर्टिकल 341। और आर्टिकल 342 ये किसे पावर देता है, राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति। दोनों के बारे में किसको पावर है, राष्ट्रपति को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए संवैधानिक संशोधन किसमें होता है, आर्टिकल 368 में। वित्त आयोग हम लोग देख चुके हैं अभी, कितना था, आर्टिकल 280। वित्तीय आपात 360, और अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं, 312। तो ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा बी। और डी का क्या हो जाएगा, डी का 2। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक। हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट है। चलिए नेक्स्ट जो है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्त आयोग, वित्त आयोग अभी देखे हैं कितना था, अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है हमारा कौन सा है, 315 ये फर्स्ट। और कैग, कैग कहाँ पर है, आर्टिकल 148। तो ए का क्या हो जाएगा 3, बी का 2, आंसर हो जाएगा हमारा ए, सी का 4 और डी का 1। आंसर क्या है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये पूछ रहा कि कौन प्राधिकारी है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, कौन सा है इसमें, भारत का महान न्यायवादी। इसमें आर्टिकल
76 सब क्लॉज 4 में एक प्रावधान है जो बताता है कि महान न्यायवादी कब तक जो है पद पर रहेगा, जब तक जो है सरकार चाहेगी। सरकार अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं कि सरकार के महान न्यायवादी क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेगा। तो आर्टिकल कौन सा है ये, 76 सब क्लॉज 4 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है इसमें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन दोनों के लिए वही प्रावधान है हटाने के जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको जिस तरह से हटाया जाता है, जिस विधि और रीति के हिसाब से, उसी हिसाब से इनको जो है हटाने का प्रावधान संविधान ने किया है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है, आर्टिकल 51। अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के लिए कुछ बताई गई हैं उसमें बातें, किसमें, डीपीएसपी में, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। उसमें आर्टिकल जो 51 है वो बताता है कि जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपना प्रयास करेगा। आपसी जो मित्रवत संबंध है आपसी देशों के साथ में, पड़ोसी मुल्कों के साथ में, उनके लिए क्या करेगा, शांति स्थापना और उनकी साझेदारी बढ़ाने और समृद्धि के लिए आप आपसी जो है प्रयास करेगा। तो आंसर हमारा क्या है इसमें, डी, जो कि किसका हिस्सा है, डीपीएसपी का है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अभी देख चुके हैं, भारत का महान न्यायवादी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सहकारी समितियां जो बनाई गई जो है उसमें पूछ रहा है कि निदेशक कितने हो सकते हैं अधिकतम, तो कितने हो सकते हैं वो 21। इसका जिक्र इस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 243 जेड बताता है किसी सहकारी समिति में जो निदेशकों की संख्या होगी वो 21 से अधिक नहीं होगी जो है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। बात कर रहा है नए राज्य की, ऐसा राज्य जो अभी तक संघ का हिस्सा नहीं है, अर्थात संघ में शामिल होना है कहाँ से, बाहर से जो है। तो इसके बारे में आर्टिकल 2 जो बात करता है, 2 पहले आता है, हमारे तो कल्चर का हिस्सा क्या है, अतिथि देवो भव, अतिथि पहले है। तो क्या हो जाएगा, जो राज्य बाहर से आते हैं संघ का हिस्सा नहीं है उसे आर्टिकल 2 के तहत लिया जाता है, और जो राज्य पहले से अस्तित्व में है संघ के हिस्सा हैं उनमें से काटकर या उनकी सीमाओं को छिन्न भिन्न करके नया राज्य जो बनाते हैं उसको किसके तहत लेते हैं, आर्टिकल 3 के तहत। तो अतिथि क्या होता है, पहले होता है, अर्थात 2 का है पहले है। तो इसमें इस तरह से याद आपको रखना है इस चीज़ को। तो हमारा क्या है आंसर इसमें, संसद के साधारण बहुमत से बनाया जाता है, और राज्य की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य का विनाश, ये सब क्या है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में संसद चाहे तो कर सकती है। उसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जो कि आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। क्या, संवैधानिक संशोधन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो किस में होगा ये, आर्टिकल 2 एंड 3। 2 में कौन से हैं, जो संघ के हिस्सा नहीं है संघ का अभी तक। 3 में कौन से, जो संघ में है और उसमें कोई नया बीच से काट के बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, भैया एक ही है पावर, किसके, संसद को पावर है ये। क्योंकि संसद में कौन बैठा हुआ है, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जनता ने चुन के भेजा है उनको। और शासन किसका है भारत में, हम भारत के लोग। प्रस्तावना पढ़िए सबसे पहले, हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्र संप्रभु। तो कौन है, संसद सबसे शक्तिशाली है भारत में, ठीक है ना। संविधान है सर्वोच्च हालांकि, लेकिन पूछ रहा है ये अधिकारों में संशोधन की बात कर रहा है, तो उसको पावर दिया गया है, ये संसद को दिया गया है, ना कि लोकसभा, राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय। भाई लोकसभा राज्यसभा तो संसद का ही हिस्सा है, दोनों संसद बनती है ना, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल सत्य है भाई। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।
ये भी एकदम सत्य है। तो आंसर क्या है दोनों ही सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। क्योंकि क्या है ना कि जो आर्टिकल 32 है, ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं लोगों को, नागरिकों को दिए गए हैं, उसको क्रियान्वित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट लोग जा सकते हैं। अगर किसी के अधिकार का हनन होता है, किसका, मूल अधिकार का हनन, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट फिर विभिन्न जो है उस प्रेषण अधिकार परीक्षा इस तरह के कुछ उसके जो है उसके माध्यम से क्या करती है, इनको प्रभावी बनाने के लिए आदेश जारी करती है। किसको, जो भी लोक सेवक हैं या जो न्यायपालिका के जो भी अधिकारी हैं उनके लिए। तो इसीलिए क्या कहा था, जो अम्बेडकर साहब ने इसको क्या कहा था, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का जो है संज्ञा दी है इसे। अधिकार तो दे दिए लेकिन मालूम चला लागू ही ना हो, तो फिर किस काम के वो अधिकार। तो अधिकार को लागू करने के लिए जो बात कर रहा है वो आर्टिकल 32 कर रहा है। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपके लिए उसके लिए जिम्मेवार है। डायरेक्ट आप वहाँ सीधे जाइए और आपके अधिकारों को जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू करवाया जाएगा, या उसके हस्तक्षेप से जो है आपको दिए जाएंगे अधिकार आपके। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आज की जो श्रृंखला थी वो लगभग यहीं तक है। हम लोगों ने देखा कि कैसे क्वेश्चन को हमने बढ़िया से डिस्कस किया, और विद ऑप्शन जो है जितने भी प्रभावी तरीके से जो चीज़ें देखनी चाहिए थी वो देखी। और इसको आप देखिए एक दो बार बढ़िया से, और नोट्स में अगर थोड़ा सा जो आर्टिकल वगैरह स्पेशल चीज़ें बताते हैं हम उसको आप लोग नोट ज़रूर करें, ताकि रिवीजन के समय आपको आसानी होगी उसमें एग्ज़ाम से पहले। चलिए, धन्यवाद।